अब हम लोग नॉर्मेलिटी के यूनिट की बात कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी के यूनिट, तो नॉर्मेलिटी क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लीटर को डेसीमीटर क्यूब लिखते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर डेसीमीटर क्यूब, और इसे ही हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। और जो ये टर्म है इसमें वॉल्यूम आ रहा है, इसीलिए इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में। तो नॉर्मेलिटी जो होता है ये होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अगर हमें मोलरिटी पता हो और एन फैक्टर किसका लेंगे हम लोग, सॉल्यूट का, और सॉल्यूट का एन फैक्टर पता हो तो मोलरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट नॉर्मेलिटी आ जाएगा। जो दूसरा रिलेशन है वो है नॉर्मेलिटी का डेंसिटी के टर्म में। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होता है डेंसिटी इंटू परसेंट बाय मास। परसेंट बाय मास को एक्स मान लेते हैं, इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। एक्स जो है यहाँ पे परसेंट बाय मास है, किसका, सॉल्यूट का। डी डेंसिटी है सॉल्यूशन का ग्राम पर एम में। 10 तो कांस्टेंट है, ये है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। एक रिलेशन ये है। इसके बाद जो एक होता है डाइल्यूशन, जैसे कि हमने डाइल्यूशन इक्वेशन मोलरिटी में बताया था, उसी तरह इसमें भी यूज करेंगे डाइल्यूशन इक्वेशन। जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसका नॉर्मेलिटी n1 है, वॉल्यूम v1 है। इसको डाइल्यूट करके हमने बना दिया दूसरा सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी n2 v2। तो उसमें मोल कांस्टेंट, इसमें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट तो कांस्टेंट रहेगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा सॉल्यूट का, n1 v1। इसमें ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा, n2 v2। ये डाइल्यूट किए, डाइल्यूट का मतलब होता है, डाइल्यूशन का मतलब होता है हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज कर दिए, सॉल्यूट को कांस्टेंट रखे। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल है, इसीलिए डाइल्यूशन इक्वेशन में आ जाएगा n1 v1 इक्वल्स टू n2 v2। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन हमने मोलरिटी में देखा था, हर कंडीशन को इसमें भी देखेंगे। अगर हम लोग सॉल्यूशन को ऐड करें, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम पता है, दूसरा है जिसका भी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम पता है, इसको ऐड करके एक बड़ा सॉल्यूशन बना लिए जिसका नॉर्मेलिटी एन वॉल्यूम वी है। तो वॉल्यूम वी तो हो जाएगा, ऐड हो जाएगा v1 प्लस v2, लेकिन नॉर्मेलिटी ऐड नहीं होगा क्योंकि ये जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है, तो ये इंटेंसिव होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो ग्राम इक्विवेलेंट इसका होगा, जो इसका ग्राम इक्विवेलेंट होगा इसके ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होगा GE1 प्लस GE2 के। इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल होगा ग्राम इक्विवेलेंट 1 दैट इज n1 v1, ग्राम इक्विवेलेंट 2 दैट इज n2 v2 के। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम जो भी डाटा हुआ क्वेश्चन में यूज करेंगे। और अगर किसी रिएक्शन के लिए निकालें तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो हमने पढ़ा था वही लगाएंगे। नॉर्मेलिटी फॉर रिएक्शन, नॉर्मेलिटी फॉर रिएक्शन, रिएक्शन में अगर हमें ये लगाना हो तो जैसे कि हमारे पास मान लो कोई भी रिएक्शन है, इसमें बैलेंस रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे पास मान लो A प्लस बी से C प्लस डी है, अब इसमें बैलेंस्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। जैसे उसमें हमने बोला था बैलेंस्ड की रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड बैलेंस्ड रिएक्शन। जैसे हमने बोला था मोलरिटी इक्वेशन में बैलेंस्ड रिएक्शन की ज़रूरत थी क्योंकि उसमें स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज होता था, इसमें नहीं यूज होगा। इसका मान लेते हैं n1 है, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम v1, इसका n2 है और वॉल्यूम v2। तो n1 v1 इक्वल्स टू हो जाएगा n2 v2। मतलब इसका ग्राम इक्विवेलेंट, n1 v1 क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। मतलब सबका नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम मतलब ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ each term of reactants and product, of reactants and products are equal to each other। इसे ही हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस।
तो ये हम लोग टाइट्रेशन में यूज करते हैं N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक स्ट्रेंथ बचेगा, उससे स्ट्रेंथ करने से पहले हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग इस पर एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद एक टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन ले लेंगे जो भी एग्ज़ाम में आते हैं। और जो जेई के क्वेश्चन हैं वो तो जेई वाले सारे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जेई में अब रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं जेई मेन में। और जो नीट वाले स्टूडेंट हैं वो जेई मेन के क्वेश्चन तो 100% सॉल्व करें, क्योंकि नीट में भी जेई मेन के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं अब। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 2 लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। तो 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, हमें नॉर्मेलिटी निकालना है। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमें ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट पहले निकाल लेते हैं सॉल्यूट दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड का। तो गिवन मास 9.8 अपॉन इक्विवेलेंट मास, और अगर इक्विवेलेंट मास निकालोगे सल्फ्यूरिक एसिड का तो क्या होगा, इसका मोलर मास 98 अपॉन एन फैक्टर। एसिड है तो 2H+ दे सकता है, डिवाइडेड बाय 49 से डिवाइड कर देंगे। इसे हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, 49 2 जा 98, ये आ गया 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें 2 लीटर गिवन है। तो अब हम लोग नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। नॉर्मेलिटी आ जाएगा अब यहाँ से, जो ग्राम इक्विवेलेंट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये नॉर्मल आ जाएगा तो डिवाइड करेंगे 0.1 नॉर्मल। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लेते हैं टाइट्रेशन का, जो कि आए हुए हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम मिलीलीटर में निकालना है। अब 0.1 नॉर्मल, नॉर्मेलिटी दिया है NaOH का, रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल फॉस्फोनिक एसिड। ठीक है, तो फॉस्फोनिक एसिड होता है H3PO3। तो हमारे पास जो इसका आंसर हम लोग निकाल रहे हैं, इसमें NaOH इसका रिएक्शन चाहिए हमें फॉस्फोनिक एसिड H3PO3 के साथ। तो प्रोडक्ट कुछ भी बनाए हमें मतलब नहीं है, कि हमें प्रोडक्ट के लिए कुछ नहीं बोला है। हमारे पास NaOH 0.1 नॉर्मल है और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं V1 निकालना है। इसकी नॉर्मेलिटी 0.1 नॉर्मल है और इसकी वॉल्यूम V2 मान लेते हैं 10 ml है। ये N2 हो गया और ये N1 हो गया। तो इसके लिए हमने बताया था फॉर्मूला, बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, N1V1 इक्वल्स टू N2V2 लगाते हैं। तो N1 0.1 है, V1 हमें निकालना है, N2 जो है 0.1 है, V2 हमें निकालना है। अगर ये ml में लें तो यहाँ भी ml में आएगा, अगर ये लीटर में ले तो ये भी लीटर में आएगा। तो वॉल्यूम हमें निकालना है क्वेश्चन में, देखो ml में ही, तो लीटर में चेंज करें फिर से ml में चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए इसको ml में ही छोड़ देते हैं 10। तो अब यहाँ से हम लोग V1 निकालना है, V1 निकाल सकते हैं। V1 इक्वल्स टू आ जाएगा 0.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.1, कैंसिल हो जाएगा, ये 10 ml आंसर आ गया। तो इसका आंसर भी देखो इंटीजर टाइप में आया था, 2020 में ही आया था, 10 आंसर था इसका। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक और कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे, दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इसे हम लोग कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले स्ट्रेंथ को डिफाइन किया है, इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर में जितना सॉल्यूट हो, तो वॉल्यूम 1 लीटर करना है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा, गिवन मास लेंगे हम लोग, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और ये जो मास होना चाहिए ये हम लोग लेंगे ग्राम में, डिवाइडेड बाय हम लोग लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो वॉल्यूम लेंगे ये हम लोग लेंगे लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्योंकि इसे हम लोग यूनिटी लिए हैं। अब देखो मास बाय वॉल्यूम, ये तो डेंसिटी होता था, डेंसिटी का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मास अपॉन वॉल्यूम। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी है मास बाय वॉल्यूम, ये है मास बाय वॉल्यूम, लेकिन दोनों डिफरेंट है। इसमें जो है मास और वॉल्यूम सेम सब्सटेंस का होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें जो है मास हम लोग ले रहे हैं सॉल्यूट का और वॉल्यूम ले रहे हैं सॉल्यूशन का, तो ये डिफरेंस दोनों में है। तो स्ट्रेंथ और डेंसिटी दोनों डिफरेंट है, दोनों का यूनिट सेम आएगा, यूनिट जो है सेम आएगा। कैसे देखो, अगर हम लोग स्ट्रेंथ की यूनिट देखें, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ क्या आएगा, ये ग्राम में है
नीचे लीटर में है, ग्राम पर लीटर या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब स्ट्रेंथ को हम लोग मोलरिटी के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्ट्रेंथ इक्वल्स टू होता है मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि बच्चे मोलरिटी क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम। मोलरिटी होता है, देखो मोलरिटी क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, और ये लीटर में होता है। अगर इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, तो ये क्या हो जाएगा? मोल इंटू मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, तो स्ट्रेंथ आ जाएगा। सिमिलरली जो स्ट्रेंथ है हम लोग इसे नॉर्मेलिटी के टर्म में भी करेंगे। जैसे इसे मोलर मास से किए तो इसको कर देंगे हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो याद रखना, स्ट्रेंथ मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या नॉर्मेलिटी इंटू नॉर्मल इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब हम लोग इस पर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया, कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। तो मोलरिटी दिया हुआ है, हमें स्ट्रेंथ निकालना है। तो मोलरिटी 0.1, इसको मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज़ 98 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम पर लीटर आ जाएगा। तो 9.8 ग्राम पर लीटर इसका स्ट्रेंथ होगा। तो इस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म को एक्सप्लेन करते हैं। अब हमने हेनरी लॉ पढ़ा था, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और देन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।